हमने डाइइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में फिल करने पर क्या फ़ायदे होते हैं ये पिछले क्लास में देखा था। अब हमको क्या समझना है कि डाइइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच इंसर्ट करने के दो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। एक, जब कैपेसिटर को चार्ज किया और डाइइलेक्ट्रिक को बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स जब फिल किया तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, और दूसरा, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच चार्ज्ड कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच डाइइलेक्ट्रिक को फिल किया तो बैटरी को कनेक्ट रहने दिया, और दोनों ही केसेस में रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जब डाइइलेक्ट्रिक को दो प्लेट्स के बीच में फिल किया और कैपेसिटर पहले से चार्ज है, उसकी प्लेट्स पर क्यू चार्ज है, उसके प्लेट्स के बीच में वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद डाइइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करने के लिए रखा गया। तो जब डाइइलेक्ट्रिक को हम प्लेट्स के बीच में रखेंगे तो क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक की सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है और ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, तो क्या होगा, ये चार्ज इस लेयर को अट्रैक्ट करेगा और जो प्लेट्स है उसके बीच ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाइइलेक्ट्रिक को अंदर पुल कर लेता है। तो जब डाइइलेक्ट्रिक को वो अंदर पुल करता है तो ये प्लेट्स के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी एनर्जी खर्च करती है इसको अंदर पुल करने में। ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिक को हमने एक ऐसे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में फिल कर दिया जिसमें बैटरी डिस्कनेक्टेड है, और ध्यान रखना कि प्लेट्स ने डाइइलेक्ट्रिक को अंदर खींच लिया और इस प्रोसेस में इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी एनर्जी खर्च की उसको पुल करने में। तो अब हमें पता है कि क्या क्या होगा। पहला काम क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी बाय अ फैक्टर 1/k, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा बाय अ फैक्टर 1/k, और कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा और k टाइम्स C0 हो जाएगा। इतना प्रोसेस पूरा हो जाएगा और इसके डिस्कशन को हम पहले करके आ रहे हैं। और एक पॉइंट और यहाँ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो ये चार्ज ना तो प्लेट से बाहर कूद के जा सकता है और ना ही बाहर से कोई चार्ज प्लेट पर आ सकता है, तो इसलिए चार्ज ऑन दी कैपेसिटर प्लेट्स सेम रहेगा। अब इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ा ये हमें पता है, लेकिन क्या इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी भी फ़र्क थी डाइइलेक्ट्रिक डालने से पहले और डाइइलेक्ट्रिक डालने के बाद? यस। अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक समझने वाली पॉइंट है। देखो, इस प्रोसेस में जो क्वांटिटी कांस्टेंट रही वो चार्ज है, तो जब हम इनिशियल और फाइनल एनर्जी कंपेयर करेंगे तो हम उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जो चार्ज के फॉर्म में है, Q²/2C। तो इनिशियली चार्ज Q था, कैपेसिटेंस C0 था, तो एनर्जी हो गई Q²/2C0, एंड फाइनली चार्ज तो Q ही रहा लेकिन कैपेसिटेंस K टाइम्स C0 हो गया, तो फाइनल एनर्जी हो गई Q²/2kC0। तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि एनर्जी 1/k फैक्टर से डिक्रीज कर गई। और क्यों डिक्रीज कर गई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच थी, फील्ड में ही एनर्जी स्टोर होती है, उसने कुछ काम किया और कैपेसिटर प्लेट्स को अंदर पुल कर लिया। तो ये हो गया सारा डिस्कशन जब कैपेसिटर की चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में हम डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड। अब सेकेंड टाइम जब हमने कैपेसिटर प्लेट्स के बीच डाइइलेक्ट्रिक को फिल करने का तय किया तो हमने बैटरी को कनेक्ट रहने दिया। इसका फ़र्क क्या पड़ेगा ये देखो, जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में आएगा, ठीक,
इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, ई नॉट से ई नॉट बाई के होने की तरफ मूव करेगी। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी बैटरी किसी कंपोनेंट के अक्रॉस कनेक्टेड है तो वो उस कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही बनाए रखती है जो उसके टर्मिनल्स के बीच है। यानी यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करेगी, चार्ज बढ़ा देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देगी और पोटेंशियल डिफरेंस को वापस उतना ही मेंटेन कर देगी जो उसके अपने टर्मिनल्स के बीच है। तो हम लिखेंगे कि इस बार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स विल रिमेन सेम, so electric field will also remain same. तो क्या चेंज होगा? चेंज होगा इस बार चार्ज। जैसे ही V डिक्रीज करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई होगा तो V इंक्रीज हो जाएगा और ऐसे इंक्रीज हो जाएगा कि कैपेसिटेंस जो पहले Q अपॉन V नॉट था वो अब Q न्यू चार्ज अपॉन V नॉट हो जाए और इसकी वैल्यू K टाइम्स C नॉट होगी। मतलब कैपेसिटेंस इस बार भी K टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो V सेम रहेगा, E सेम रहेगा, पर कैपेसिटेंस इंक्रीज करके पिछली बार की तरह K टाइम्स C नॉट हो जाएगा और चार्ज भी इंक्रीज कर जाएगा। तो अब इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज और कैपेसिटेंस, इनके साथ क्या हुआ ये हम समझ गए। एनर्जी पर भी कोई फ़र्क पड़ा जो अंदर स्टोर हुई? यस, लेकिन इस बार एनर्जी को कंपेयर करने के लिए हम लोग उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सेम रहेगा। तो हम लोग इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी stored in the capacitor initially half C naught V naught square थी और फाइनली V naught तो सेम रहा लेकिन कैपेसिटेंस K टाइम्स C naught हो गया, तो एनर्जी बढ़कर इतनी हो गई। अब यहाँ पर हमको देखना है कि एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पर पुल करने में डाइलेक्ट्रिक को या और लॉसेस होंगे उनको ये बैटरी कंप्लीट कर देगी। तो यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज करेगी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2004 में पूछा गया है, तो क्योंकि इतने साल से इस क्वेश्चन को या डेरिवेशन को नहीं पूछा गया है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे और दो बहुत पॉपुलर न्यूमेरिकल्स हैं, दो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। ये बोर्ड में भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जा चुके हैं। ये दो कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और इन्हें एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। कैपेसिटर्स को बैटरी से चार्ज कर दिया गया और उसके बाद इस कैपेसिटर में एक डाइइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K is inserted. Now you are supposed to find the new charge and potential difference. तो अब इसको कैलकुलेट करने या इस जैसे सवाल को कैलकुलेट करने का हमेशा एक बहुत ही स्मार्ट मेथड है कि दोनों डायग्राम्स साथ साथ बना लो, एक इनिशियल कंडीशन का, एक फाइनल कंडीशन का। तो ये वो कंडीशन है जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड नहीं है, ये वो कंडीशन है जब सेकंड में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड है। अब लॉजिक समझो, जब ये कैपेसिटर्स चार्ज हुए तो इनको कितना चार्ज मिला, इसके लिए हमेशा आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करिए। दोनों कैपेसिटेंस सेम है और सीरीज़ में है तो इनका इक्विवेलेंट C/2 हो जाएगा। तो दोनों को जो चार्ज मिला वो मिलेगा C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CV/2। इसकी पॉजिटिव प्लेट पर भी CV/2 और इसकी पॉजिटिव प्लेट पे भी CV/2। दूसरी कंडीशन आई जब हमने इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दिया, और एक काम तो तुरंत करो कि वहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स C हो जाएगा। तो अब हमने डायग्राम में ही लिखा कि इसका तो कैपेसिटेंस C रहा,
लेकिन इसका कैपेसिटेंस बढ़कर K टाइम्स C हो गया। अब जब इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगा तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगी और उसको ये बैटरी चार्ज देकर मेंटेन करेगी, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेंटेन करेगी। तो अब नया पोटेंशियल डिफरेंस और नया चार्ज कितना हो जाएगा, इसके लिए फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया C इंटू K टाइम्स C अपॉन C प्लस K टाइम्स C। कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई, ठीक। तो चार्ज कितना हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया नया चार्ज दोनों पर, क्योंकि दोनों सीरीज में हैं। अब इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो नया चार्ज अपॉन इसका कैपेसिटेंस, वो आंसर हमको मिल गया। C कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा K अपॉन K प्लस 1V, ठीक है। अब दूसरे वाले कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो चार्ज इस कैपेसिटर पर है मतलब इतना डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स C, और देखो K C दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें इतना पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की प्लेट्स पे मिल जाएगा। तो बहुत आसान था कैलकुलेट करना, बस स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने अभी समझे। अब चार्ज कितना फ्लो कर गया व्हेन डाइइलेक्ट्रिक वाज इंसर्टेड इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी सिंपल है। फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, इनिशियली प्लेट्स पे इतना चार्ज था और फाइनली इतना, बस वो भी आंसर आ गया। तो ये एक तरीके का न्यूमेरिकल है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब ये भी काफ़ी पॉपुलर पैटर्न है क्वेश्चन का, इसमें दो कैपेसिटर्स को एक ही बैटरी से कनेक्ट किया गया और ये S1 S2 कीज़ हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि पहले इनको चार्ज किया गया, उसके बाद S1 को ओपन कर दिया गया और S2 को क्लोज रहने दिया गया, और फिर दोनों के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक फिल किया गया ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन बोथ द कैपेसिटर्स। वही पैटर्न, दोनों डायग्राम्स बनाएंगे और उसके बाद लॉजिक को इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर यूज़ करेंगे। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इनिशियली चार्ज कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था अक्रॉस द प्लेट्स। तो इनिशियली जब ये चार्ज किया गया तो इसको भी 9 वोल्ट की बैटरी ने चार्ज किया, इसके पास जो चार्ज आया वो आया C इंटू V, दैट इज़ 18 माइक्रोकूलम, और इसके पास भी चार्ज आया C इंटू V 18 माइक्रोकूलम। कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, V इक्वल टू 9 वोल्ट या V नॉट कह लो, V नॉट इक्वल टू 9 वोल्ट, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया तो बेटा याद रखो कि कैपेसिटेंस तुरंत बढ़कर K टाइम्स C हो जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस हो गया K यानी 6 इंटू C। इनिशियली ये न्यू कैपेसिटेंस इज़ K टाइम्स इनिशियली जो कैपेसिटेंस था 2 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 12 माइक्रोफैरड। और इसी तरह से यहाँ पर भी कैपेसिटेंस बढ़कर हो गया 12 माइक्रोफैरड। अब क्योंकि ये बैटरी कनेक्टेड है दोनों में, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी 9 वोल्ट रह सकता है और इसके अक्रॉस भी, लेकिन यहाँ हमने S1 को ओपन कर दिया, यानी अब ये बैटरी से डिसकनेक्टेड वाला केस है और ये बैटरी से कनेक्टेड वाला केस है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा और कितना हो जाएगा, पहला पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली जो था 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई K, ऐसे सीधे भी कर सकते हैं और चार्ज से भी पता कर सकते हैं। तो अगर पहले चार्ज कैलकुलेट करें तो देखो, इसको तो डिस्कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, तो इसके क्रॉस तो चार्ज बदलेगा नहीं, तो Q 18 माइक्रोकूलम रहेगा, लेकिन यहाँ पर चार्ज चेंज हो जाएगा और चार्ज कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा नया C इंटू नया V। नया C हो गया 12 और पोटेंशियल डिफरेंस तो 9 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो 12 इंटू 9,
दैट मीन्स 108 माइक्रो कूलम। तो इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 9 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ के 12 माइक्रोफैरड और चार्ज बढ़कर 108 माइक्रोकूलम हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ चार्ज उतना ही रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ के 12 माइक्रोफैरड हो जाएगा, और इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस या तो सीधे लिख दो 9/6 हो जाएगा, और या हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाई नया कैपेसिटेंस, तो भी आपका 9/6 और 3/2 वोल्ट इतना आ जाएगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत आसान और फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले हैं। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और चार्ज सबसे पहले निकालो, और दोनों डायग्राम, इनिशियल केस और फाइनल स्टेज, दोनों डायग्राम बनाकर उसी में लॉजिक लगाते हुए चार्ज लगाते बनाते जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते जाओ, और तुम्हें पता चलेगा कि बहुत साइंटिफिकली आप आंसर तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो भी काफ़ी पॉपुलर सवाल है। इसमें एक से ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक्स फिल किए गए हैं खास पैटर्न में, और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम ये देखेंगे कि कौन सा पार्ट चार्ज को सेम शेयर कर रहा है और कहाँ चार्ज बट रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो बैटरी को कनेक्ट करेंगे उन दो टर्मिनल्स के बीच जिनके बीच इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, यानी ए और बी। जब चार्ज यहाँ से जाएगा तो वो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में डिवाइड होगा, लेकिन जो चार्ज यहाँ जाएगा वो इधर के चार्ज को इन्फ्लुएंस करेगा, और वो ही इधर के चार्ज को इन्फ्लुएंस करेगा। यानी यहाँ सेम चार्ज, लेकिन इन दोनों में अलग अलग चार्ज शेयर होगा। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करके नोट करेंगे, देखो हमारे लिए ये एक कैपेसिटर है जिसमें K1 फील्ड है, दूसरा कैपेसिटर है जिसमें K2 फील्ड है, और तीसरा कैपेसिटर है जिसमें K3 फील्ड है। K1 और K2 वाले कैपेसिटर सीरीज में है, जबकि K3 और ऊपर वाला K1 K2 ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं। तो अब अगर आप इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो तो आपको C1, C2 और C3 पता होना चाहिए, और फिर आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो C1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एप्सिलॉन नॉट K1, और फिर ये एरिया A1 अगर है तो A1, और डिस्टेंस दो लेयर्स के बीच की D1, चार्ज लेयर्स के बीच की, तो अपॉन D1। ये हो गया फर्स्ट का कैपेसिटेंस। सेकंड का देखो, C2 इज एप्सिलॉन नॉट K2 और फिर से A1 अपॉन D2। सिमिलरली आपके C3 लिख सकते हैं, C3 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K3, और ये जो एरिया है ये A2 है, और ये सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज लेयर्स विल बी D। तो ये C3 हो गया। अब C1, C2 सीरीज में है, तो इनका कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्विवेलेंट फॉर टू कैपेसिटर्स विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो और फिर ये दोनों पैरेलल में है, तो जो फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये तो इस ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, और ये इसमें सिंपली ऐड हो जाएगा, और वैल्यूज़ रखने के बाद हम फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके का केस दूसरा भी है, लेकिन वहाँ क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ K3 इस तरीके से था, यहाँ K3 इस तरीके से है। तो हमारे पास एक दूसरी भी बड़ी स्मार्ट टेक्निक है, क्या हम K3 को डिवाइड कर दें बिल्कुल उसी रेशो में जैसे ये दोनों हैं, ठीक। तो अब ये भी A1 एरिया वाला पार्ट, ये भी A2 एरिया वाला पार्ट। अब हम इन दोनों को देखें, जिस लॉजिक से यहाँ इन दोनों को सीरीज़ में बता रहे थे, ये दोनों सीरीज़ में
ये दोनों सीरीज़ में, और उसके बाद क्योंकि चार्ज आकर यहाँ और यहाँ बटेगा तो ये दोनों पैरेलल में। तो अब इसका इक्विवेलेंट जो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनेगा सर्किट का वो कुछ ऐसा दिखेगा। C1 और C2 यानी K1 वाला और K3 वाला ये दो यहाँ हो गए, K2 वाला और K3 वाला ये दो यहाँ हो गए। अब अगर तुमको इक्विवेलेंट निकालना है तो तुमको C1, C2, C3 और C4 कैलकुलेट करना होगा, और कैलकुलेशन का प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। तो अब ये देखो C1 कैसे लिखा हमने, एप्सिलॉन नॉट K1 A1 अपॉन D1। C2 कैसे लिखा, एप्सिलॉन नॉट K3 A1 अपॉन D2। C3 कैसे लिखा, एप्सिलॉन नॉट K2 A2 अपॉन D1, और इसको एप्सिलॉन नॉट K3 A2 अपॉन D2। और ये वैल्यूज़ जब हम ये दोनों सीरीज़ में हैं और फिर ये पैरेलल में हैं, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो पहले इन दोनों का सीरीज़ इक्विवेलेंट, इन दोनों का सीरीज़ इक्विवेलेंट और फिर इन दोनों का पैरेलल, ये फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस टाइप के डायग्राम का आ जाएगा। तो अब हमने कैपेसिटेंस के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्शन स्टार्ट करेंगे।